हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसका क्लास नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हैं बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। ज्ञान बिंदु है, स्पार्क है, एडुटेरिया है, प्लेटफॉर्म है, इन सारे प्रैक्टिस सेट का जो क्लास है दिया जा चुका है। आप लोग प्ले लिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लें। आप में से जो भी लोग नए हैं इस बुक को अगर आप पहली बार देख रहे हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। इस वाले बुक में 2008 से लेकर के 2022 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि क्वेश्चन बैंक दिया गया है। आप इस बात का ध्यान रखें, इस वाले बुक में ना क्वेश्चन बैंक के अलावे जो मटेरियल दिया गया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। कहने का मतलब है कि इसमें आपको डिस्कशन भी देखने को मिलेगा। कहिए कि डिस्कशन ही देखने को मिलेगा। एक प्रश्न है, उसका 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल डिस्कशन दिया गया है। जो भी लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। सामान्य अध्ययन जो दिया हुआ है, अध्ययन सामग्री, इसमें इन सारे टॉपिक को कवर किया गया है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है। मार्केट में काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट है अपने आप में बेस्ट है, बट इस प्रैक्टिस सेट की अगर आप बात करेंगे सच में इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अच्छे तरीके से दिया गया है। ज्ञान बिंदु का खुद का यानी कि जो रोशन सर हैं आप उनको जानते हैं अच्छे से, उनका खुद का कहना है इस बुक को अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो 50% से ज़्यादा जो भी क्वेश्चंस हैं यहीं से आपका रहने वाला है। बिल्कुल रहने वाला है, क्योंकि सारे कुछ को इतने ज़बरदस्त तरीके से डिटेल डिस्कशन में दिया गया है। आप लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट देखा होगा, इस चैनल पर आपको काफ़ी सारा सेट दिया गया है। बट जो इस वाले बुक में डिस्कशन है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए, डिस्कशन काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन दिया गया है। बिहार सचिवालय वाले बुक में भी काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन दिया गया था। आप लोग इस क्लास को इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस पर पकड़ बना लीजिए। यकीनन इसके अलावे शायद ही कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा पॉइंट आप लोगों को दिखेगा जो शायद आप लोगों को ना पता हो, इसीलिए क्लास को ध्यान से देखिए। आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए, आज से इसका क्लास आप देखिए। आप लोग अगर करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, करंट अफेयर्स का चैनल पे आकर के उसे भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। देखिए, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। आप लोग ध्यान दें, यह जो क्वेश्चन यहाँ पे आप दिख रहा है ना, आप इसे सोचेंगे कि यह क्वेश्चन बैंक है, और शायद अगर आप पहले क्वेश्चन बैंक देख चुके हैं तो आपको लगेगा इसे फिर से देखने की क्या ज़रूरत है। बट आप इसके डिस्कशन पे आज के इस क्लास में फोकस करिए, आपको पता चलेगा कितना ज़बरदस्त तरीके से इसका डिस्कशन दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सत्रिया दिया हुआ है, सत्रिया जिसे कहते हैं, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है असम का। अब नृत्य के बारे में और कौन सा इंसान है जो कौन सा नृत्य करते हैं उसके बारे में अच्छे से दिया गया है, समझिए। सत्रिया कह रहा है कि असम की शास्त्रीय नृत्य है। यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। आपको पता है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है मुख्य, इनमें से एक यह भी है। अन्य कौन कौन से हैं समझिए। भारतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु के यह शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम कहाँ पर? तमिलनाडु में होता है। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। किसे? भारतनाट्यम को। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। ध्यान रखें, कह रहे हैं ना इस नृत्य को कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। किसके द्वारा? सवाल पूछा जाता है किसके द्वारा? देवदासियों के द्वारा विकसित कहिए और प्रसारित किया गया था। इसके कलाकार कौन कौन से हैं? भारतनाट्यम के कलाकार के नाम आप याद रखें, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई। भारतनाट्यम के जो मुख्य कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, याद रखें। आ जाइए अब कुचिपुड़ी पर। याद रखने का तरीका आप देख सकते हैं, कुचिपुड़ी को आप कच्चा पूड़ी कह सकते हैं, और जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वो कच्चा पूड़ी भी खा गए। आंध्र प्रदेश अंधे लोग जो होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है उनसे आप रिलेट कर सकते हो। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है।
इसके कलाकार के रूप में यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। 4 नाम याद रखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी के, लक्ष्मी नारायण, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। आ जाइए ओडिसी पर, देखकर ही समझ जाएंगे। यह ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं। इसके प्रमुख कलाकार में सोनल मानसिंह और रानी कर्ण आपको याद रखना है। कथकली पर आइए। कथकली जो है यह केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसके कलाकार में वल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई ये सभी आते हैं। कथकली में वल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, मृणालिनी साराभाई हैं। कथक नृत्य पर आइए। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का जो अर्थ है कथा को नृत्य के रूप में करना होता है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। इस नृत्य के कलाकार कौन कौन से हैं? कथक के जो कलाकार हैं उसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार। देखिए कथक नृत्य अगर याद ना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। कथक को आप कत्था से रिलेट कर सकते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं पान में कत्था का यूज किया जाता है। जो लोग पान खाते हैं, महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, नाम देखिए, महाराज क्या कर रहे हैं? पान खाते हैं, कथक यानी कि कत्था लगा के। सुखदेव महाराज, महाराज हो गया। सितारा देवी, तारा इंसान जो है, सितारा जो है ये हैं। गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, सरकार भी नाम आप याद रखिए, सरकार यानी कि अपने आप में शासन। ये क्या कर रहे हैं? कथक यानी कत्था लगा के पान खा रहे हैं। नारायण, अब पता है आपको कि पर्व त्योहार में पान का यूज किया जाता है भगवान को चढ़ाने के लिए, यहाँ भी आप रिलेट कर सकते हैं। गोपी कृष्ण, कृष्ण भगवान के लिए कथक। कथक से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कथक और भरतनाट्यम को तो याद रखें ही रखें। मणिपुरी के बारे में देखिए। भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम, इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। इसके मुख्य कलाकार अमली सिंह, आतम सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, झावेरी बहनें और गोपाल सिंह वगैरह आते हैं मणिपुरी नृत्य में। आ जाइए मोहिनीअट्टम पर। इनके लिए ध्यान रखें, यह केरल राज्य के 2 प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है, जो अभी भी काफ़ी क्या है, लोकप्रिय है। मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के शब्द के नाम से बना हुआ है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था, ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। सवाल देखिए कितना छोटा सा पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दिया जा रहा है। अगर आप इन सारे एक्सप्लेनेशन पे कमांड करेंगे, समझ लीजिए काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लूसेंट आप पढ़ते हैं, क्राउन पढ़ते हैं, काफ़ी लोगों को लूसेंट क्राउन देखने के साथ नींद भी आता है, बट इस वाले बुक को अगर आप कंटिन्यू देखते भी रहेंगे नींद नहीं आएगी। क्लास देखिए, बुक परचेज करना हो बुक परचेज कर लीजिए, नींद नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी, क्योंकि सवाल बदल बदल के आएगा। पेशेंस के साथ आप लोग बस देखा करिए, जहाँ भी लगे नहीं जवाब पता है नोट्स तैयार कर लीजिए। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, समझ गए? सिंदरी में किया गया था। आइए इसे पढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट यानी कि तमिलनाडु में खोला गया था। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का जो है मुख्य उत्पादक देश है। पोटेशियम फर्टिलाइज़र का पूरी तरह
आयात किया जाता है? ध्यान रखें, पोटेशियम फर्टिलाइजर के बारे में पूछेगा, इसका पूरी तरह से आयात किया जाता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी, जो कि बिहार में था, यहीं पर किया गया था। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्ता, कोक, भट्ठी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, रॉक फास्फेट, जिप्सम, इन सब का कच्चा माल का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पाद क्षेत्र की कंपनी है। कौन सा? ध्यान रखें, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूछेगा, कागज और कागज उत्पाद क्षेत्र की यह कंपनी है। कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में। राजमुंद्री कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखें, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है। गोदावरी नदी के तट पर यह स्थित है। सवाल पूछा जाता है जो राजमुंद्री है किस नदी के तट पर? गोदावरी बताएंगे। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। बताइए कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, मतलब क्या समझते हैं? यहाँ पे आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब है कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है, अच्छे से समझिए। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। समस्थानिक देखिए, जिसे आप आइसोटोप्स कहते हैं। समस्थानिक तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान, अगर परमाणु संख्या पूछेगा क्या होता है? समान होता है, किंतु द्रव्यमान संख्या असमान होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, इन सबको ध्यान रखें। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटेरियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, जिसका कि 27 समस्थानिक होता है। नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे देखिए 888 दिया हुआ है। कह रहा है कि ये तीनों क्या है? ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं, इक्वल है। समस्थानिक के उपयोग पर आइए। किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक, जिसे आप C14 विधि के नाम से जानते हो, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा इसी का यूज किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज करते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखिए। किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज करते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में करते हैं। और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का यूज किया जाता है। अब आ जाइए संभारिक पर, एक बार यहाँ पे समझ लीजिए। कह रहे तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, अगर आप देखना चाहें, देखिए समान दिया हुआ है किंतु परमाणु संख्या असमान, 18 है, 20 है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, 1 है, 2 है, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दोनों का 3-3 दिया हुआ है। इसे संभारिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक में आ जाइए। आइसोटोन जिसे कहते हैं। समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इनके लिए परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान दोनों का मान विभिन्न होता है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है दोनों का अलग है ना, नोटिस करिए यहाँ पे। इसीलिए ध्यान रखें, समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इनके लिए परमाणु संख्या तथा परमाणु जो द्रव्यमान है ये दोनों का मान अलग होता है, लेकिन A to Z का कह रहा है कि यहाँ पे पूरा का इसका मान समान ही होता है। नंबर 4 पर आइए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। देखिए अब गुरु अंगद देव के बारे में और अच्छे से समझते हैं। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। इन्होंने ही गुरु नानक के द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। सवाल यहाँ एक और आ गया। सवाल है
किसके द्वारा लंगर व्यवस्था शुरुआत की गई? गुरु नानक के द्वारा। गुरु नानक के द्वारा प्रारंभ की गई थी लंगर व्यवस्था। इसको अस्थायी बनाने का काम किसने किए? गुरु अंगद देव ने। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में चला गया, यहाँ के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी और ये अकबर के समकालीन यानी कि अकबर के समय में ही थे। सिख धर्म के 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव थे और ये सच्चा बादशाह कहलाते थे, अकबर के समकालीन थे। 1589 में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। ध्यान रखें, 1589 ईस्वी में क्या किए थे ये? अमृतसर सरोवर, इसके बीच में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाए थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में इन्होंने मतलब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सवाल पूछा जाता है खालसा पंथ की शुरुआत कौन किए थे? आराम से बता देंगे, गुरु गोविंद सिंह किए थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और गुरु अर्जुन देव जो ये हैं आदि ग्रंथ की रचना के लिए जाने जाते हैं। कथन और कारण पर चयन करें। यहाँ पर नंबर 5 का क्या होगा? कह रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। यहाँ पे दोनों सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी सही से करता है। आइए समझ लेते हैं इसे। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये बड़ी भू आकृतियों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति एवं लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। हिमालयी अपवाह जो है इसे देखिए, हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें नॉर्मली जो है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ 12मासी मतलब 12 महीना ये चलते रहती है, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर करता है। ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, सिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती है। कोसी नदी बिहार का शोक आप जानते हो, मार्ग बदलने के लिए फेमस है। यह नदी पर्वत के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा कर देती है। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियों के रूप में कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व के सबसे बड़ी द्रोणियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चोमायुंगडुंग के हिमनद में होती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। किसे? ब्रह्मपुत्र को। इसका अर्थ होता है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। किसे? ब्रह्मपुत्र को जानते हैं दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी होती है? नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी होती है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तों में से नंबर 1 में आता है लोकसभा आम चुनाव तथा अथवा राज्य विधानसभा जो चुनाव है इसमें किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो जाए।
या नहीं तो इसके अलावे इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होती है। या फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि लोकसभा में 2% सीटें हों या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। लोकसभा में 2% सीट हो और ये ना कम से कम 3 राज्य के द्वारा मिलाकर लिया गया हो। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। चलिए यहाँ पे कमेंट करके अगर आप लोग बताइए अगर जवाब पता हो। चुनाव आयोग वगैरह से सवाल है। बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जवाब पता हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल है, नाम जान लीजिए, यानी कि आप ऐसे ध्यान रखें फरवरी मार्च 2023 के डेटा के अनुसार बीजेपी है, कमल चुनाव चिन्ह है। कांग्रेस है, पंजा चुनाव चिन्ह है। भारतीय कम्युनिस्ट दल है, हंसिया और बाली इसका चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी, बहुजन समाज पार्टी हाथी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हथिया, हथौड़ा और तारा है। तृणमूल का जोड़ा फूल, नेशनल पीपुल्स पार्टी का पुस्तक और आम आदमी पार्टी का झाड़ू। ध्यान रखेंगे आम आदमी पार्टी जो है ये लेटेस्ट पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए कृषि ऋण में भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान में कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 1911 तक चला था। वर्ष 1903 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित हो गया था। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण भी चला जो कि 1912 से 1918 तक चला। इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को दूर किया गया था। कुछ जो कमियां रह गई थी ना उसे सही करने के लिए सहकारी आंदोलन का दूसरा फेज भी स्टार्ट हुआ था। इसे आप संशोधित चरण के नाम से जानते हो जो कि 1912 से 1918 तक चला था। निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है? ए राइट आंसर सिंधु नदी पर है। ध्यान दें निम्बू बाजगो कहाँ है? सिंधु नदी पर, लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट, कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इसमें 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसका निर्माण 1863 में किया गया था कोयना परियोजना का। आ जाइए पेरियार पर। पेरियार नदी पर केरल में स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। इस जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। सवाल बनेगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। काफ़ी बार सवाल पूछा जा चुका है। आ जाइए भारत के क्या है कुछ और जो नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। पोंग बांध परियोजना, ध्यान रखें पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है और कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उकाई परियोजना के लिए आप ध्यान रखें यह परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना कहाँ पर? गुजरात में है। कौन सी नदी पर? ताप्ती पर है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। बाणसागर परियोजना कहाँ पर है? सोन नदी। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। बताइए कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? इसका मतलब हुआ कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। देखिए किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। पैसा का वैल्यू कम, सामान का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाना इसे ही कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा
मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात कहने का मतलब है वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है तो कीमत स्तर खुद से बढ़ना स्टार्ट होती है और ये मुद्रा का मूल्य फिर घटते जाता है। सिंपल सा समझिए, सामान कोई भी शॉर्ट होने लगता है, ज़्यादा दाम में बिकने लगता है, पैसा का वैल्यू एक तरह से कहिए कि कम होता जाता है, सामान का वैल्यू काफ़ी होते जाता है। बस इसी के बारे में कहा जा रहा है, इसे मुद्रास्फीति कहते हो। जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है, मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमज़ोर होना मुद्रास्फीति की क्या है, अवस्था होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या फिर संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? समता सैनिक दल किया गया था, स्वतंत्र मजदूर दल किया गया था, डी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी किया गया था, ऑप्शन ए नहीं किया गया था। समझते हैं। दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना इनके द्वारा नहीं किया गया था। वर्ष 1920 ईस्वी में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की गई थी अंबेडकर के द्वारा। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। समता समाज संघ की स्थापना यह किए थे। 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति परिसंघ की भी स्थापना किए थे अम्बेडकर साहब। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना भी किए थे, याद रखिएगा। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बी राइट आंसर, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा सही जवाब। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकार के भाग में का मेरुदंड है। अनुच्छेद 16 में कह रहा है 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की आज़ादी वाली बात है। अनुच्छेद 19 के बी में शांतिपूर्ण एकत्रित होने और सभा की स्वतंत्रता करने की। 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19 के ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। कहाँ पर? 19 के ई में। और साथ ही साथ 19 के जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की पूरा स्वतंत्रता दी गई है। ध्यान देने वाली बात है, मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था। अनुच्छेद 19 का एफ भी था, संपत्ति का अधिकार। इसे ना 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसके द्वारा हटा दिया गया तथा इसे अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? मतलब होता है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना, ध्यान रखना है यहाँ पे। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षय होना है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। इन किरणों से आँखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा हो जाता है। कृषि एवं जलवायु पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणों को 70 से 90% तरंगें छन जाती है। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर और अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारक फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे आप CFC कहते हो, हैलोजन्स व इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ, कार्बन क्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायन से हो जाती है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 यानी कि 1987 में मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में पड़ता है, यहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ए राइट आंसर, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। समझिए इसे अच्छे से।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आप जानते हो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसकी जो कार्यकारी भाषा है वह दो है, एक है अंग्रेजी, दूसरा है फ्रेंच। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, कह रहा है 4 और भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है वह है चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इसके 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ध्यान दें, कह रहे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष का नाम कसाबा कोरोसी है। यह कहाँ के? हंगरी के हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष का नाम कसाबा कोरोसी है, हंगरी के हैं यह। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुतरेस, आपको नाम ध्यान रख लेना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। सूची को मैच करिए। यहाँ पे बाघ आरक्षित क्षेत्र और किस राज्य में है। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा है, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। पेरियार अभ्यारण्य, जिसे आप पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जानते हो, केरल के इडुक्की में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे समझ गए पेरियार कहाँ पर है? केरल के इडुक्की में है। यह कौन सा है? पेरियार। कहाँ पर है? केरल के इडुक्की में, जरूर ध्यान रखें। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1983 ईस्वी से इसे टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिल चुकी है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 ईस्वी में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य में ही मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह एक हाथी अभ्यारण्य भी है। ध्यान रखें, सिमलीपाल कहाँ पर? उड़ीसा में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 ईस्वी में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में वर्ष 2021 से इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क है। यह उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में वर्ष 2021 में इसका नया नाम संशोधित करके रामगंगा नेशनल पार्क किया जा चुका है। करेंट अफेयर्स वाली क्लास में परिवर्तित जो नाम है, संस्थान है, 60+ ऐसे नाम और संस्थान जो 2021, 22, 23 में चेंज हुए हैं, उसके बारे में क्लास दिया जा चुका है। करेंट अफेयर्स देखना हो प्लेलिस्ट आकर जरूर चेक कर लीजिएगा, जब आपको क्लास के लास्ट में दूसरे वाले चैनल का थंबनेल शो करेगा। देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट्स भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है। भारत में कुल कितने? 53 टाइगर रिजर्व हैं। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता जुलाई 2021 में मिल चुकी है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इससे द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। आ जाइए हाइग्रोमीटर पर। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को, हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। ग्रेविमीटर से एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसके के द्वारा पानी की सतह पर तेल की जो उपस्थिति होती है इसके बारे में पता लगाया जाता है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। कौन सा उद्योग कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए, रेलवे उपकरण भिलाई, मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोच्चि,
साइकिल के लिए लुधियाना। एक्सप्लेनेशन को देखिए जो कि काफ़ी बेस्ट है। पोत निर्माण स्थल कोचीन यानी कोची, इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी आप जानते हैं। वेम्बनाड कयाल के मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन एक प्राकृतिक बंदरगाह मतलब प्राकृतिक पत्तन है, ध्यान रखेंगे। इसे पूरब का वेनिस कहा जाने वाला यह जो बंदरगाह है केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला व पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित की गई है। आ जाइए भिलाई पर। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है 1955 में, जो कि दूसरे वाले पंचवर्षीय योजना टाइम चल रहा था, दूसरा वाला का टाइम 1955 से 61 रहा था, इसी समय में स्थापित की गई थी। यह रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी स्थित है। यहाँ तोपगाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना भी है। लुधियाना के लिए आपको अगर ध्यान हो, साइकिल के लिए काफ़ी फेमस रहा है। पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है। देश में सबसे ज़्यादा साइकिल अगर पूछेगा पंजाब में बनती है। लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। बताइए नंबर 17 पर। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परावर्तित कर देते हैं। किस चीज़ में? प्रोटीन में कर देते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करके उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में। आपने इसे देख लिया। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में भी पाई जाती है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ें, समझें। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। 78% भाग ये रहता है वायुमंडल में। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह सोडा, अमोनियम जो क्लोराइड है, यूरिया है, इन सब में पाई जाती है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह सोडा, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया इन सब में पाई जाती है। यूरिया का यहाँ पे इसे याद कर लें। कह रहे कि यह एक कार्बनिक यौगिक है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। इसका जो उपयोग है कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र को याद कर लें। आणविक सूत्र पूछेगा क्या होता है? NH3 बताना है। अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में किया जाता है। हवा में परागन को कहते हैं। हवा में परागन को वायु परागन कहा जाता है। पौधे के हवा द्वारा परागन को वायु परागन कहते हैं। पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग। ध्यान रखिएगा। पुष्प के पुमंग और जायांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। इसे ही जननांग के भी नाम से आप जानते हो। ध्यान रखें, पुमंग पुष्प का नर युग्मक तथा जायांग में मादा युग्मक बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है ना, पुमंग पुष्प का नर युग्मक, जायांग में मादा युग्मक बनते हैं। अब यहाँ पे परागन के 2 प्रकार होते हैं, समझते हैं। एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। स्वपरागन में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसे स्वपरागन कहते हैं। परपरागन में जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब उसे परपरागन कहते हैं। यहाँ पे परागन की कुछ कुछ विधियां हैं जो पूछा जाता है। पूछेगा वायु परागन में बताइए, तो वायु के द्वारा परागन होता है। कीट परागन में कीट के द्वारा, जल परागन में जल के द्वारा, जंतु परागन में जंतु के द्वारा और पक्षी में पक्षियों के द्वारा परागन होता है। नंबर 19।
युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। नंबर 19 का यहाँ पे डी, दिल्ली पुलिस आपको याद रखना है। दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे आप PMKVY के नाम से जानते हो, इसके अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की योग्यता और क्षमताओं के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करते हुए उनके साथ संपर्क स्थापित करना रहा है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य, जरूर आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जम्मू और कश्मीर है। समझते हैं, भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू एवं कश्मीर है तथा पूरे विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान जो देश है, ईरान प्रथम स्थान पर है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटिवस बताइएगा। जम्मू और कश्मीर में भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है केसर, ईरान में है सबसे ज़्यादा केसर। केसर का है वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रोकस सैटिवस। क्रोकस सैटिवस याद करिए, क्रोकस सैटिवस क्या है इसका केसर का वैज्ञानिक नाम? क्रोकस सैटिवस जरूर याद रखिए। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग भौगोलिक संकेत होता है जो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, निस्यंदन नहीं करता है, बाद बाकी उबाल करके क्लोरीनीकरण करके पराबैंगनीकरण के द्वारा क्या करते हैं, जल को आप सही कर सकते हो। समझते हैं, निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता है। जल शुद्ध करने के प्रमुख उपाय या विधियाँ, RO सिस्टम आप जानते हो, इसके द्वारा पानी में बैक्टीरिया से होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है। यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध व मीठा बनाने का काम करती है। दूसरा होता है UV रेडिएशन सिस्टम। क्या होता है कि इसमें पानी से मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के DNA अव्यवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं। क्लोरिनेशन होता है, क्लोरिनेशन जो है ना, इसके द्वारा क्या होता है, पानी साफ होता है। अलग अलग नगर और सरकारी उपक्रम में जलपूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे पानी शुद्ध होने पर उसके रंग और सुगंध में परिवर्तन आता है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। जल को उबाल करके आप जानते हो कि कीटाणु वगैरह को नष्ट किया जाता है। रहने देते हैं इस पॉइंट को। नंबर 22, NSDL का पूरा नाम, यहाँ पे आप नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड बताएंगे। करेक्ट, NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड है। यह एक संगठन है जिसको सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज, जैसे आप शेयर कहते हैं, बॉन्ड, कैश होता है, इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इस व्यवसाय में सभी काम ऑनलाइन ही होता है। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण से होती है बताइए? ये होती है फॉर्मिक अम्ल की वजह से। देखिए, कीट दंश से होने वाली खुजली फॉर्मिक अम्ल की वजह से होती है। एसिटिक अम्ल को समझिए, एक सरलतम कार्बोक्जिलिक अम्ल होता है। इसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। लैक्टिक अम्ल के बारे में देखें, वाटर सॉल्युबल होता है। ये स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हुए त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में सहयोग भी करता है। कौन? लैक्टिक अम्ल। निम्न हस्तियों पर विचार करके बताइए, क्या ये सभी थिएटर से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, देख लीजिए, सबके बारे में समझ ही लीजिए। नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। उनका सिनेमा में सफ़र की शुरुआत 1975 में आई फिल्म निशांत से हुई थी। काफ़ी लोग यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं शायद सोच रहे होंगे क्या ज़रूरत है इन लोगों के बारे में पढ़ने का या फिर याद करने का। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, बिहार दरोगा में काफ़ी ज़बरदस्त वाला फाइट होने वाला है इस बार। सारे कोचिंग संस्थान काफ़ी दिनों से, मतलब आप समझ लीजिए कि सितंबर अक्टूबर 2022 के आसपास से जो भी उनके यहाँ पढ़ रहे हैं सबके लिए क्लास वगैरह दिया जा रहा है, तैयारी करवाया जा रहा है। आप में से जो भी लोग क्लास वगैरह नहीं जाते हैं, जम के अच्छे से एक एक पॉइंट को देखिए,
थोड़ा बहुत अपने मन में, अपने दिमाग में इन सारे पॉइंट्स को लेंगे, थोड़ा बहुत छोड़ेंगे, सीधा समझ लीजिए आपका रिजल्ट नहीं होगा। उससे अच्छा है पढ़ना छोड़ दीजिए। नहीं तो एक एक पॉइंट को देखिए, दरोगा का सिलेबस पे मत फोकस करिए, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, जो सवाल आता है सब कुछ पढ़ते जाइए। अगर आपने 2022 वाले 21 वाले पीटी को देखा हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर देखिए, समझ में आ जाएगा क्या पूछा गया था। निशांत मूवी का नाम था जिसकी की शुरुआत नासिरुद्दीन शाह किए थे 1975 में। गिरीश कर्नाड को देखिए, यह एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता हैं। गिरीश कर्नाड को 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से, इसके अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। गिरीश कर्नाड। मरकंद देश पांडे हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। इनके प्रमुख फिल्म रिस्क 2007 में आया था, डरना जरूरी है 2006 में आया था। देखिए आप लोग ना शायद ऐसे बहुत लोग होंगे नाम से नहीं जान पा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही इनका पिक्चर देखेंगे तुरंत आपको नाम याद आ जाएगा कि अच्छा ये हैं डॉली ठाकुर, तुरंत नाम याद आ जाएगा। देखिए ये भारतीय फिल्मों के एक प्रमुख कलाकार थे जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत रिचर्ड एटनबरोस की गांधी फिल्म से 1982 में कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारक के रूप में किए थे। नंबर 25, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर आपको यहाँ पे बताना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर वांडूर के पास है, इसीलिए इसे वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह कहाँ पर है? यह पोर्ट ब्लेयर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसकी स्थापना हुई थी 1983 में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। उद्यान में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं जो द्वीप और लैब्रिथ द्वीप समूह हैं। वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप से द्वीप तक ये भिन्न है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो है एक द्वीप समूह है, यह बंगाल की खाड़ी में है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दोनों के बीच में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश के उत्तर में कह रहे स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीपों को निकोबार कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 96 यानी कि 96 वन्यजीव अभ्यारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क और जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है पूछेगा, अंडमान बताइए। पिरोटन द्वीप कहाँ पर है? यह अरब सागर में स्थित द्वीप है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास में स्थित है। पिरोटन जो द्वीप है मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। किसका? पिरोटन द्वीप, आपको ध्यान रख लेना है। यह एक दार्शनिक स्थल भी है। गंगा सागर द्वीप या फिर गंगा सागर संगम भी कहलाता है। यह बंगाल की खाड़ी में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है। इसे गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। इस द्वीप में ही बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास भी है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शांत शहर है और यह कारामाती पंबन द्वीप का हिस्सा है। यह शहर पंबन चैनल के माध्यम से देश के अन्य भाग से भी जुड़ा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंट्रल जनजाति पाई जाती है। सवाल बनता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बताइएगा सेंट्रल जनजाति पाई जाती है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध में है? यह है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध में। देखिए कुछ नहीं से कुछ का निर्माण कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध है, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो यह बताता है कि यह पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती है। ध्यान दें आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा 2 अलग अलग स्वरूप नहीं है, इसमें एक दूसरे में परिवर्तन इसे किया जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न ना ही नष्ट किया जा सकता है, या बस एक से दूसरे फॉर्मेट में चेंज होते रहता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है?
यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से क्या गुजरती है समझिए। सबसे पहले देखिए 0 डिग्री अक्षांश पर खिंची रेखा भूमध्य या फिर विषुवत रेखा कहलाती है। हर एक इंसान का, बहुत सारे इंसान का दो नाम होता है ना, तो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है किसे? 0 डिग्री अक्षांश पर खिंचे हुए रेखा को। 21 मार्च और 23 सितंबर को, कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती हैं। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। इसे याद करिए, विषुवत कहिए, भूमध्य कहिए, 0 डिग्री कहिए या गुजरती है। कहाँ कहाँ से, जरूर इसे याद कर लीजिए। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबॉन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका जरूर लेकर रख लीजिए। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती आता है। समझिए, भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के भी देश से गुजरती है ना, तो वह देश कौन कौन सा है? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश में कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं कौन कौन से, देखिए सोमालिया, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, गैबॉन और युगांडा। भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिकी देश का नाम ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख जो देश हैं, उत्तरी अमेरिका का देश हवाई द्वीप मैक्सिको है। अफ्रीका महाद्वीप के देश में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा जो है और मॉरिटानिया, ये सभी आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के देशों में। एशिया महाद्वीप के देश में ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, साथ ही साथ सऊदी अरब भी आता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। मकर कहाँ से? अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा तथा फ्रेंच जो पोलिनेशिया है, इन सब से होकर गुजरती है। कौन सी? मकर रेखा। फिर से देखिए, मकर रेखा अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा तथा फ्रेंच पोलिनेशिया देशों से होकर गुजरती है। सूर्य कर्क तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता रहता है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपका 6 अगस्त 1945 को। समझिए इसे, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर की गई थी। और ये जो दूसरा वाला था 9 अगस्त 1945 को हुआ था जापान के नागासाकी पर। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी कुछ आप जानते होंगे, इसे फटाफट पढ़ लीजिए। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम में नॉर्मली यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 तत्व का प्रयोग किया जाता है। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में बनाया। हाइड्रोजन बम यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन किस पर है? नाभिकीय संलयन पर। परमाणु किस पर है? नाभिकीय विखंडन पर। आविष्कार जो है हाइड्रोजन का एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 में किया गया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम व ट्राइटिनियम के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होती है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 पोखरण जो कि राजस्थान में है यहीं पर किया गया था और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। सवाल पूछा जाता है स्माइलिंग बुद्धा, याद रखिए। 18 मई 1974 का डेट, पोखरण राजस्थान में क्या हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई के बीच में 1998 को हुआ था। इसका कोड रहा था शक्ति 98। इसमें यूरेनियम से लेकर
ट्रिटियम, ड्यूटेरियम सभी का यूज किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर हमें जहांगीर भाभा को आप जानते हो अच्छे से। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है तारापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? तारापुर महाराष्ट्र में, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर नाम है अशपरा, इसे बार कहते हो। इसको 1956 में स्थापित किया गया था, ध्यान रखें। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों को संलयन होकर हीलियम नाभिक बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? यह ना कर एवं लेखांकन से होता है, समझते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन को भी देखते रहिए, आंसर को भी मिलाते रहिए। हस्तांतरण मूल्य कराधान और लेखांकन जो है में प्रयोग किया जाता है। हस्तांतरण कीमत इस प्रकार का एक मूल्य है, वह स्वतंत्र उद्यमियों के बीच लेन देन की कीमतों को संदर्भित करता है और यह वस्तुओं के स्थानांतरण, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के बीच जुड़े मूल्यों को निरूपित भी करता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? उत्तर प्रदेश में। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश जो है ना राज्य में ट्यूबवेल, जैसे आप नलकूप कहते हो, नलकूप के द्वारा क्या होता है? सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के साधन हैं सिंचाई के। भारत में कितने प्रकार के? 4 प्रकार के साधन हैं। किस चीज़ के? सिंचाई के। समझिए इसे। एक होता है कुआं, दूसरा है नलकूप यानी कि ट्यूबवेल, तीसरा है तालाब, चौथा है नहर। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है, जिससे कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 40% भाग पर सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत ध्यान दें, असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं। सिंचाई का द्वितीय मुख्य साधन है कुआं। इसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का 37.8% भाग पर सिंचाई की जाती है। सिंचाई का तृतीय साधन होता है तालाब, जिसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र में उसका योगदान है कितना? 14.5% का किसका? तालाब का है। आ जाइए दक्षिण भारतीय राज्य को समझिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं ओडिशा में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश तथा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर? आपने देखा अभी तमिलनाडु में किया जाता है। सिंचाई का चतुर्थ साधन नलकूप का आता है। इससे कुल सिंचित क्षेत्र का बस 7.7% सिंचाई किया जाता है। इसके प्रमुख राज्य में गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान आते हैं। बिहार में सिंचाई के साधन पर आइए। नल, नलकूप, तालाब और कुआं आपने देखा। बिहार में नहरों से कुल सिंचित भूमि का 27.47% भाग सिंचित होता है। नलकूप के द्वारा कुल सिंचित भूमि का लगभग 61.39% भाग पर सिंचाई किया जाता है। तालाब और अन्य के द्वारा 11.14 भाग पर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होता है कुआं के द्वारा। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं और नलकूप है। इससे कुल सिंचित भूमि का लगभग 66% भाग पर सिंचाई किया जाता है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने देखा, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन में नहर है। इससे कुल सिंचित भाग का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपने भी देखा था 40% भागों पर किया जाता है। किससे? नहर से। ठीक है, जरूर से जरूर इसे आपको याद रख लेना है। दूसरा वाला पूछेगा तो सिंचाई का दूसरा मुख्य साधन कुआं बताइएगा। तीसरा वाला अगर पूछता है तो तालाब है। इसके द्वारा कुल अगर पूछेगा 14.5% एरिया पर सिंचाई किया जाता है। आशा करता हूं कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। जैसा कि स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कहा गया था, आज के इस क्लास में डिस्कशन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है। आप लूसेंट हो, क्राउन हो, इन सब को पढ़ना चाहते हैं या आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए यहाँ पे रिवीजन हो रहा है ज़बरदस्त वाला। जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, याद नहीं होता है, यह जो क्लास है काफ़ी ज़बरदस्त क्लास उन लोगों के लिए है। क्योंकि हर एक अगला जो सवाल है वो किसी न किसी दूसरे सब्जेक्ट से रह रहा है।
इतिहास से है, भूगोल से, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, कंप्यूटर आ जाएगा, विविध है, बिहार है, साइंस है, राज्य व्यवस्था है, कला संस्कृति है। मतलब हर एक नेक्स्ट क्लास में क्या हो रहा है, हर एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है, टॉपिक चेंज हो जा रहा है। पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, शायद मज़ा आया भी होगा आज की क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तैयारी अच्छे से करिए, पहले भी काफ़ी बार कहा जा चुका है, दरोगा बनना है, ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। बहुत सारे कोचिंग संस्थान में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पहले से भी तैयारी कर रहे थे, वे लोग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जो लोग हाल फिलहाल में क्लास करना स्टार्ट किए हैं, आप तो मेहनत अच्छे से करिए, आपका मेहनत ही आपको वर्दी पहनाने में काम आएगा। आशा करता हूँ सारी बातें आपको अच्छी ही लगी होंगी, क्लास अच्छा लगा होगा। अब आपको मन हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट आकर चेक करिए। क्लास अच्छा लगे, प्लेलिस्ट सही लगे देख के चैनल को आप सब्सक्राइब भी करके जुड़ जाइएगा।